वेलकम गाइस। तो 12th क्लास की जो बायोलॉजी एनसीईआरटी है उसकी हमारी ये सीरीज चली हुई है और बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो 11वां चैप्टर हम कवर कर रहे हैं और ये तीसरा लेक्चर हो रहा है इसी चैप्टर पे, इसी सीरीज पे। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके यूपीएससी के लिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, देखो लास्ट ईयर का भी अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, राइट, 2021 का भी अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, तो ऐसी चीजों पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। जैसे 2020 में आरडीएनए पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट। और आपका जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, उस पे यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट। तो यूपीएससी बायोटेक्नोलॉजी से हर साल एक ना एक दो क्वेश्चन पूछता ही है। तो इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का और पक्का बनता है, और वो पूछते यहीं से है। आप अगर एक बार अच्छे से इसको देखोगे तो ऑलरेडी हमने इतनी सारी चीजें कवर कर दी है, राइट। इसके दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, 10-15 मिनट के। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारी चीजें देख लीजिए, राइट। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी कि प्लाज्मिड क्या होता है, राइट, वेक्टर डीएनए क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, इनके क्या काम होते हैं, डीएनए लाइगेज वगैरह। लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आज का जो हम ये 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, राइट, ये जो पूरा आज का लेक्चर रहने वाला है, अब ये क्लोजिंग लेक्चर ही है, ठीक है। तो उसके लिए एक बैकग्राउंड सा फॉर्म करने के लिए थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमने करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। उद्देश्य है सर कि हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, राइट। हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है सर? कंबाइन करके, दो डीएनए को कंबाइन करके जो एक नया डीएनए आप क्रिएट करोगे, उसे आप कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसे आप कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना क्यों है सर? कई चीजों के लिए हो सकता है। हमें मेडिसिन बनानी हो, डीएनए वैक्सीन बनानी हो, राइट। हो सकता है हमें कुछ नए फीचर्स डालने हो अपने किसी पौधे में, अपनी प्लांट वैरायटी में, तो उसलिए हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने हैं। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। और हम ये बनाएंगे कैसे? हम कोई दो ऑर्गेनिज्म लेंगे, ठीक है। एक वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि किसी प्लांट स्पीशीज में कैंसर की सेल्स उग ना पाए, राइट, कैंसरस सेल्स वो आ ना पाए किसी एक प्लांट में, तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा बैक्टीरिया ढूंढेंगे, राइट, जिसमें की इम्यूनिटी हो, जेनेटिक इम्यूनिटी हो उस कैंसर सेल्स के लिए, राइट। उस कैंसर के लिए जेनेटिक इम्यूनिटी उस बैक्टीरिया में हो, तो हम उस बैक्टीरिया से वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकालेंगे और इस प्लांट में डाल देंगे, राइट, प्लांट की जीन में डाल देंगे। तो ये है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन सा प्रिंसिपल। हमने प्रोसेस क्या समझा? हमें पहले आइडेंटिफाई करना है अपने प्लांट के जीन को, सुटेबल जीन को। फिर हमने कोई दूसरा वेक्टर जीन आइडेंटिफाई करना है, जहां से हमने थोड़ा एक जीन फ्रेगमेंट निकालना है और इस मेन डीएनए में डाल देना है, राइट। तो ये प्रोसेस है, एक कैरी करने का भी प्रोसेस होता है इसमें, कि भैया यहां से यहां तक लाने का भी तो हम काम करेंगे, राइट। तो ये इन सारे प्रोसेस को समझने के लिए अब आते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं, राइट। जैसे यहाँ पे ये है वेक्टर डीएनए, ये है आपका फॉरेन डीएनए। आपको इन दोनों डीएनए को मिलाना है, राइट, इन दोनों डीएनए को मिलाना है। अभी ये अपने अपने में कंप्लीट सेट है, मिलेंगे कैसे? खुद थोड़ी ना मिलेंगे ये। सबसे पहले तो आपको इन्हें काटना पड़ेगा, ऐसे काटना पड़ेगा कि ये दोनों एडजस्ट हो सके, राइट। ऐसे काटना पड़ेगा कि ये दोनों कम से कम एडजस्ट हो सके, राइट। तो इसको काटने के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं वो है सर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करेंगे सर? ये डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काटेंगे, फ्रेगमेंट्स में काटेंगे इस तरीके से कि ये फिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ, मतलब अच्छे से एडजस्टेबल तरीके से ये काटने का काम करेगा आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके जब आपने दोनों डीएनए को अलग अलग काट लिया, तो आपको कैरी भी तो करना पड़ेगा, मतलब उस जीन फ्रेगमेंट को आपको अलग भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो ये जैसे यहाँ पे जीन फ्रेगमेंट्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको अलग भी तो करना पड़ेगा। कैसे अलग करेंगे? ऐसा थोड़ी ना है कि आप उंगली डालो और छोटा जीन का फ्रेगमेंट निकालो और बड़े जीन में आप इसको लगा लो, राइट, ऐसे थोड़ी ना होगा। इसके लिए भी हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो हमने पढ़ी थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक जेल लाइक कोई एक ऐसा मीडियम, कोई ऐसा माध्यम हम रख लेंगे, उसके अंदर इन जीन फ्रेगमेंट्स को डाल देंगे, जिसमें कि हमने ऑलरेडी इन
जीन, इस जीन को ऑलरेडी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, काटने वाले एंजाइम से ऑलरेडी हमने एक्सपोज किया हुआ है, राइट। मतलब डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे कट चुके हैं, तो कटे हुए डीएनए फ्रेगमेंट्स के सॉल्यूशन को सिर्फ इस जेल में डालेंगे। ये जेल कौन सा है? नॉर्मली हम एगरोस नाम का एक जेल यूज करते हैं, जो कि हमें सीवीड से मिलता है, जो समुद्री घास वगैरह होती है वहां से हमें एगरोस नाम का जेल मिलता है। हम इस जेल में डाल देंगे, और हमें पता है कि आपका जो डीएनए है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, राइट। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है मतलब ये पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने का की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सॉल्यूशन में एक एनोड डालेंगे, एक कैथोड डालेंगे, और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहा देंगे। तो ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने का काम करेगी। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना पास ये आएगा एनोड के, और इस तरीके से हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि हमें इनमें से कौन सा पार्टिकल चाहिए। इस पूरी टेक्नोलॉजी को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्नोलॉजी न्यूज में भी है सर, जेल इलेक्ट्रोपोरेशन नाम की एक और टेक्नोलॉजी होती है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल नाम की एक टेक्नोलॉजी आई थी, जो कि आपके कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। उसके लिए भी यही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टाइप का एक इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, राइट। तो इसे आपने याद रखना है, यूपीएससी में अच्छा से यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने क्या किया, डीएनए फ्रेगमेंट्स भी अब हमने अलग कर दिए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अलग कर दिए। अब हमें इसे कैरी करना है मेन जीन तक, राइट। हमें अब चिपकाना है इसे इस मेन जीन में, राइट। अब हमें ये ब्लैक वाला जीन यहां तक लाना है। तो इसे यहां तक लाने का काम कौन करेगी? इसे यहां तक लाने के काम करेगी आपका एक वेक्टर डीएनए। आपकी सेल्स में हमेशा रहता है, राइट। आपका एक वेक्टर डीएनए आपकी सेल्स में हमेशा रहता है। कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं, राइट, जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि प्लाज्मिड्स रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्लाज्मिड एक तरीके के सर डीएनए ही होते हैं। ये गोल गोल गोलू गोलू इस तरीके के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो आपकी सेल में इंडिपेंडेंटली पाए जाते हैं। इनका काम बस यही होता है कि जो आपका मेन फॉरेन डीएनए है, इसको कैरी करे उस लोकेशन तक जहां तक कि इसे पहुंचना है, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि इनका काम क्या होता है, वेक्टर डीएनए का काम क्या होता है, राइट। तो ये एक तरीके के जीन ही होते हैं, इंडिपेंडेंटली आपकी सेल में पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते हैं, राइट। तो ये अब वेक्टर डीएनए ये काम करेंगे, राइट। अब इस जो हमने यहां से यहां तक ये फ्रेगमेंट कैरी किया है, जो हमने फॉरेन डीएनए यहां तक कैरी किया है रेड डीएनए तक, अब इन्हें मिलाना है, इन्हें हमें ज्वाइंट करना है, इन्हें मिलाना है, इनमें ज्वाइंट लाना है। तो अब इन्हें मिलाने का काम, इनके मेल मिलाप का काम कौन करेगा? हमने पढ़ा था लाइगेज नाम का एक एंजाइम होता है। तो वो डीएनए लाइगेज एंजाइम काम करेगा इन्हें जोड़ने का। काटने वाला काम कौन करेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। लाइगेज क्या करेगा? लाइगेज आपका इन्हें मिलाने का काम करेगा, राइट। हम इन्हें फ्रेगमेंट्स को अलग कैसे करेंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी है जेल इलेक्ट्रोफोरेशन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। इसमें एगरोस नाम का हम एक जेल यूज करते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में कवर कर दी है, राइट। और डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हम डीएनए को तभी देख सकते हैं अगर हम इन्हें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज कर सकें, ठीक है। इसलिए हम नंगी आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं। और साथ में इथिडियम ब्रोमाइड नाम का एक जो एलिमेंट रहता है, जो कंपाउंड रहता है, अगर हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उससे ट्रीट करें तभी हम इन्हें देख पाएंगे। ये भी एक अच्छा एक फैक्ट था, राइट, जहां से क्वेश्चन बन सकता था। ओके, तो हमने क्या कर दिया, हमने अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर दिया है। दो जीन्स को मिला के हमने एक डीएनए तैयार कर दिया है। अब देखते हैं सर, हमें इसे होस्ट तक भी तो पहुंचाना है। जब हम इसे किसी होस्ट में डालेंगे, किसी बैक्टीरिया में हम इसे डालेंगे, राइट। हमें करना क्या था बेसिकली, हमने एक डीएनए बनाया, क्यों? ताकि हम कोई एक स्पेसिफिक फीचर उसमें डाल सके और बाकी फिर उस डीएनए को वापस इंस्टॉल कर देंगे किसी एक जीव में, सो दैट उस जीव में वो सारे फीचर आ सके जो कि हम चाहते हैं उसमें आए, राइट। तो एक कॉम्पिटेंट होस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि मक्की में आपके किसी एक डिजीज के लिए रेजिस्टेंस आए, ओके, तो हम क्या करेंगे, मान लो मक्की में जो रस्ट लगती है, उस रस्ट के लिए वहां पे एक
एक जो रॉट डिजीज लगती है उस डिजीज के लिए रेजिस्टेंस आए, तो हम क्या करेंगे, उसके डीएनए को मॉडिफाई कर देंगे और वापस फिर मक्खी के डीएनए में वो डाल देंगे, बीज के डीएनए में डाल देंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट। अब होस्ट सीधे नहीं ले लेगा उस डीएनए को, हमें उसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, हमें उसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, राइट। और जब हम होस्ट के अंदर ये डीएनए डालेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम किसी होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे, मतलब इतना काबिल कैसे बनाएंगे कि वो जो हमने नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया है उसको वो अंदर एब्जॉर्ब कर पाए। तो इसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम कई सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं, राइट। जैसे हम कैल्शियम से इसको ट्रीट कर देंगे, राइट, कैल्शियम से इसको ट्रीट कर देंगे। जैसे ही हम कैल्शियम से इसे ट्रीट करेंगे ऑर्गेनिज्म को, तो डायरेक्टली ये आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके कुछ बाकी तरीके भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेक्निक यूज करते हैं हम, माइक्रो इंजेक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देंगे, सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देंगे अपना जो हमने नया डीएनए तैयार किया है, नया आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया है। एक और टेक्निक रहती है जीन गन, जिसे हम बायोलिस्टिक्स कहते हैं, राइट। याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जीन गन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टेट पीसीएस में तो ये क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, राइट। तो सिंपली तो जो बायोलिस्टिक्स या जीन गन की जो टेक्नोलॉजी है, ये भी हम यूज कर सकते हैं डीएनए को डायरेक्टली आपके जो सेल का न्यूक्लियस है वहां तक पहुंचाने के लिए। अब ये काम कैसे करता है, बेसिकली आपके जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स तैयार किए हैं उनकी बॉम्बार्डमेंट की जाएगी। बॉम्बार्डमेंट मतलब बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी में उनको सेल के न्यूक्लियस में बॉम्बार्ड किया जाएगा, राइट। बॉम्बार्ड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। तो जो गोल्ड के माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल होंगे, यहाँ इन्होंने माइक्रो पार्टिकल बोला है, बेसिकली ये नैनो स्केल में ये काम होगा, माइक्रो स्केल में ये काम नहीं हो सकता है, राइट। तो जो गोल्ड और टंगस्टन के नैनो पार्टिकल होंगे उनमें उनको हम उनकी कोटिंग कर देंगे, बेसिकली उन नए डीएनए से, आरडीएनए से जो हमने लैब में तैयार किए हुए हैं, ठीक है। आरडीएनए हम गोल्ड के पार्टिकल्स में, नैनो पार्टिकल में चिपका देंगे और फिर ये गोल्ड के नैनो पार्टिकल इन्हें हम बहुत ही ज्यादा हाई फोर्स से सेल के न्यूक्लियस में फेंक देंगे, राइट। तो फिर इस तरीके से हम ये सारे जो जीन है वो बायोलिस्टिक्स की मदद से या जीन गन की मदद से आप सेल की न्यूक्लियस तक पहुंचा सकते हैं। यह है पूरा प्रोसेस जो हमने अभी तक कवर कर दिया कि कैसे आप अपना जो जीन एडिटिंग है और उसके बाद का काम कैसे कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे वही प्रोसेस इन्होंने एक बार फिर से समझाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा इलेबोरेटली। जो हमने ऑलरेडी स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिया है कि भैया सबसे पहले हमें जीन को आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर हमें फ्रेगमेंट करना पड़ेगा किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, फिर हमें राइट जो हमने फ्रेगमेंट तैयार किए हैं, जो हमने तोड़ा है जीन को, उन फ्रेगमेंट्स को भी अलग अलग करना पड़ेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसमें हम एगरोस नाम का एक केमिकल यूज करते हैं, राइट। फिर हमें लाइगेशन करना पड़ेगा, लाइगेशन मतलब लाइगेज एंजाइम की मदद से दो जीन्स को चिपकाओ, फिर हमें इसे वेक्टर में वापस ट्रांसफर करना पड़ेगा, होस्ट में हमें वापस इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। तो उस प्रोसेस को हमने पढ़ा था यहाँ पे कि इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, राइट, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इन सारे प्रोसेस को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। अब थोड़ी और चीजें जानने की हम कोशिश करेंगे, राइट। जैसे हमने आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा सुना कोविड के टाइम में, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आपके अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इस साल बन सकता है। पिछले साल इसलिए नहीं बना क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, लगा होगा कि भैया सबको पता होगा आरटी-पीसीआर के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या फिर ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, राइट। तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ बताया हुआ है, ये यहाँ पे इसको देखो, राइट। जो ये फिगर्स यहाँ पे दी हुई है, फोटोज दी हुई है कि डीएनए ऐसा होता है, जब आप ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स है, बेसिकली ये डीएनए का जेल है, आप इसमें डीएनए देख नहीं पा रहे हो, ये डीएनए का एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। तो आप डीएनए को नंगी आंखों से देख तभी पाओगे, अंदर का जो इसका मटेरियल है, कोडिंग है, तभी देख पाओगे अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में आप इसको एक्सपोज करो, राइट। अदरवाइज आप नहीं देख सकते इसको,
ओके, तो डीएनए को अगर हम बहुत सारे जीन्स को कलेक्ट करें तो जीन हमारा कुछ ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। और हमें अगर ऐसा कोई जीन एक्सट्रैक्ट करना हो किसी सॉल्यूशन से, तो सबसे पहले देखो इसका सबसे इजी तरीका क्या होता है कि हम इसे बहुत ही ज्यादा ठंडे चिल्ड एथेनॉल में डाल देंगे, राइट। डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। तो जो हमने ये फ्रेगमेंट्स किए हुए हैं, जीन के जो हमने फ्रेगमेंट्स किए हुए हैं, राइट, तो उसे हम बहुत ही ज्यादा चिल्ड ठंडे एथेनॉल में डाल देंगे। उसके बाद इसका ऐसी जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, फिर हम इसे खींच के निकाल सकते हैं जैसा इसमें बताया हुआ है, राइट। तो इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म। यस, एक और बात कि भैया अगर आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी जीन में यूज करना है ना, किसी जीन में अगर आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है, उसे अगर आपने पार्टिकल्स में डिवाइड करना है किसी डीएनए को, राइट, छोटे फ्रेगमेंट्स में, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि डीएनए को प्योर फॉर्म में आप निकालो, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेल निकाल दी, उस पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फेंक दिया, जो कि कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, राइट। तो उसमें आपने एंजाइम फेंक दिया और डीएनए के आपके फ्रेगमेंट्स हो गए, ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे पहले सेल के अंदर से डीएनए निकालना होगा। ये प्योर फॉर्म में होना चाहिए, इसमें सेल का कोई दूसरा ऑर्गेनेली नहीं होना चाहिए, तो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा, राइट। तो ये प्योर फॉर्म में डीएनए को पहले एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस ही यहां बताया गया है, राइट। तो कैसे हम करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि सिंपली हम चिल्ड एथेनॉल में इसको डाल देंगे, ठीक है, चिल्ड एथेनॉल में इसको डाल देंगे और उसके बाद ही हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल्स या प्लांट सेल्स या एनिमल टिश्यू विद एंजाइम्स सच एज ये लाइसोजाइम हो गया, सेल्यूलेज हो गया, राइट। तो ऐसे जो आपके एंजाइम होते हैं, सबसे पहले उससे आप इसको ट्रीट करो और उसके बाद चिल्ड एथेनॉल में डाल दो और उसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये एक बेसिक सी नॉलेज है, ये एंजाइम्स पढ़ने की याद रखने की जरूरत नहीं है, बस स्टोरी याद रखनी है कि ऐसे ऐसे हम ये करते हैं, ठीक है। एक और बात आपने याद रखनी है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि जीन बड़ा होता है या डीएनए, तो याद रखना है जीन जो है ना ये आपके डीएनए का ही पार्ट होता है। डीएनए एक लंबा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, राइट। इस डीएनए के किसी एक पार्ट को आप कहेंगे जीन, जो मैं तब से लेके जीन बोल रहा हूं, ये कईयों में कंफ्यूजन होती है, ओके। सो नेक्स्ट इज, अच्छा अब आपने जो डीएनए है वो निकाल दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर दिया आपने, राइट, और इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, अलग अलग आपने इनको कर दिया, राइट। अब आपने याद रखना है कि भैया जब आपने लाइगेज इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, आपने पूरा मतलब एक नया जीन बना दिया, राइट, एक नया डीएनए आपने बना दिया। लेकिन इस बीच आपने याद रखना है कि जो एगरोस जेल का इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की जो टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी, इसका एक काम और भी होता है। वो क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज नहीं करोगे तो क्या है कि जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है वो दूर नहीं आएंगे, राइट, पूरे सॉल्यूशन से दूर नहीं आएंगे। तो इस वजह से क्या है, जब आप कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी चीज में छोड़ोगे तो वो तो इसको काटता जाएगा, जीन को काटता जाएगा, अनलिमिटेड वे में काटता जाएगा और इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा वो। तो इसी डाइजेशन को रोकने का काम भी आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करता है। साथ ही साथ दो काम है इसके, एक तो इसने छोटे फ्रेगमेंट्स को अलग करना है पूरे सॉल्यूशन से, दूसरा इन छोटे फ्रेगमेंट्स को ये बचाता भी है, एगरोस जेल बचाता भी है, किससे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के डाइजेशन से, कि भैया ये नष्ट ही ना हो जाए, एकदम डाइजेस्ट ही ना कर दे ये एंजाइम, राइट। तो ये दो काम होते हैं। तो हमने एक पूरा आरडीएनए अभी तक बना लिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट मेन चीज पे। अब आरडीएनए को हमने मल्टीप्लाई करना है, बहुत ज्यादा कॉपीज हमने इसकी क्रिएट करनी है। क्यों? क्योंकि आरडीएनए के जो हमने नया जो ये डीएनए बनाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे हो सकता है हमें इसकी वैक्सीन बनानी हो। अब ऐसा नहीं है कि एक डीएनए आपने क्रिएट किया और वही तोड़ तोड़ के पूरी दुनिया में बांट दो, नहीं, हमें बहुत सारे डीएनए की कॉपी चाहिए, बिलियंस ट्रिलियंस, है ना, जितना आप इमेजिन कर सको। तो उस कॉपी को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं एक प्रोसेस, उसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर में भी यही होता है। आरटीपीसीआर में क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये होता है आपका आरटी-पीसीआर। तो आरटी-पीसीआर इज ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है पहले कि भैया जो आपका आरएनए है पहले उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, मतलब आरएनए को पहले डीएनए में तब्दील करो और उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू इस डीएनए को मल्टीप्लाई करो ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि भैया ये जो मूल रूप से हमने आरएनए एक्सट्रैक्ट किया था ये है किस चीज का, राइट। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे काम फोकस करते हैं, आरटी-पीसीआर पहले रहने देते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जैसे आपको पता चल रहा है, पॉलीमरेज जहां भी आप वर्ड करते हैं यूज करते हैं मतलब बहुत सारी एक चेन की बात यूज कर रही हो रही है। जहां भी पॉली वर्ड नाम आए मतलब बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, बहुत सारी कॉपीज की बात हो रही है, एक चेन की बात हो रही है, लंबी चेन की बात हो रही है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन क्रिएट किया जाएगा कि एक डीएनए से 10 कॉपी निकलेगी, 10 से 100, 100 से 1000 और ये धनाधन एकदम से कॉपीज इसकी बनती जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, राइट, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि पहले आपके पास एक सिंगल डीएनए है, फिर इसका डीनेचुरेशन होता है। ये क्या प्रोसेस होते हैं इतनी डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, राइट। सिंगल डीएनए से आपका ये ऐसी फॉर्म आई, राइट। उसके बाद यहाँ प्राइमर्स का यूज करके एक नया एनीलिंग नाम का एक प्रोसेस चलता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने इसके इसके 3 कॉपीज बन गई, राइट। 3 और 5 कॉपीज इसकी बन गई, फिर 20-30 साइकिल और हो गए, मतलब एम्पलीफाइड हो गए। अब ये बिलियंस ऑफ कॉपीज बन गई, एक से ही ये इतनी सारी कॉपीज यहाँ पे बन रही है, राइट। तो ये पॉलीमरेज चेन आपने बस ये याद रखना है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम क्या होता है, टू मल्टीप्लाई द कॉपीज ऑफ डीएनए दैट वी हैव क्रिएटेड इन विट्रो इनसाइड द लैब। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का बेसिकली यही काम होता है। पर यूपीएससी सिर्फ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से नहीं पूछेगा, वो ये भी पूछेगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो वर्ड हम पॉलीमरेज यूज करते हैं ये क्या चीज है, राइट। तो पॉलीमरेज इज बेसिकली एन एंजाइम, राइट। ये पॉलीमरेज आपका सिर्फ एक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है, राइट। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है आपको एक मल्टीपल ऑफ कॉपीज बनाने में, ठीक है। एक ही डीएनए की बिलियंस ऑफ कॉपीज आप बना सकते हो बिल्कुल 10-12 मिनट में, 10-12 सेकेंड्स में ये पूरी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, राइट। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, मतलब 1 बिलियन कॉपी बन सकती है एक ही डीएनए की पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके। तो ये होता है कॉपी क्रिएट करने का जो आपका तरीका है, उसे हम कहेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बाकी इसमें वही चीजें बताई हुई है कि ठीक है, अब आपने इतने सारे डीएनए क्रिएट कर दिए हुए हैं, अब इनको होस्ट में इंसर्ट करना है, वो हमने ऑलरेडी बात कर दी है कि उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राइट। और ट्रांसफॉर्मेशन उस प्रोसेस को हम कहते हैं, ओके। और ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ये वही सारी चीजें हैं कि भैया इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजेनस होस्ट इट कैन बी कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। वही बात कि भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद आपकी जो प्रोटीन बनेगी उसे, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके जो प्रोटीन बनेगी उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये वही बातें फिर से कर रहे हैं, राइट। एक और बात, अगर आपने इंडस्ट्रियल स्केल में ऐसे कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस करना है, राइट, सिर्फ बिलियन कॉपी नहीं आपको चाहिए, आपको ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस कॉपी चाहिए, तो सर आप बायो रिएक्टर्स का यूज करोगे, बायो रिएक्टर्स का यूज करोगे। इन बायो रिएक्टर्स में क्या है, इन बायो रिएक्टर्स में फेवरेबल आपकी कंडीशंस दी होगी, राइट। फेवरेबल कंडीशंस होती है जहां पे कि अच्छे से आपकी बायो रिएक्शन हो सके, इस तरीके के ये बायो रिएक्टर्स होंगे। और इन बायो रिएक्टर्स में आपके जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो मल्टीप्लाई करते हैं अच्छे से और मल्टीपल ऑफ कॉपीज आप क्रिएट कर सकते हैं। ये इसकी समरी दी हुई है ऑलरेडी, हमने ये पूरा चैप्टर, मतलब अगर आपने आई थिंक अगर आपने पिछले 2 लेक्चर भी नहीं अटेंड किए होंगे, आप अटेंटिव है तो आपने पूरा चैप्टर इसी लेक्चर में पढ़ लिया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब जो 12th लेक्चर है, उसमें टेक्नोलॉजी की इन प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन की बात है, तो वो अभी जल्द ही ये सारे आपके इसमें अपलोड होते जाएंगे। डोंट वरी, साइंस एंड टेक आपका कवर पूरा होगा सर, राइट। तो बेसिकली साइंस एंड टेक में यूपीएससी पूछता क्या है गाइस, यूपीएससी पूछता क्या है, सारी चीजें यहीं से आती है, बायोटेक्नोलॉजी से आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आती है, राइट। और साइंस एंड टेक और आपके जो
जो एनवायरनमेंट है उसको लिंक करके आ जाती है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आपसे पूछ लेंगे जो करंट अफेयर में न्यूज़ में है और कहीं न कहीं आपके जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वो टेक्नोलॉजी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो फिजिक्स से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। फिजिक्स से तो वैसे क्वेश्चन आते हैं जैसे लास्ट ईयर आया था वो कुकर वाला, राइट? कि भैया कुकर के अंदर प्रेशर किन-किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो वो उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे वाटर जो है ये आपका अ, ये आपका इजीली घुल जाता है, राइट? वो इसकी क्या वजह है, डुअल नेचर ऑफ वाटर, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है फिजिक्स से। तो वो आपने उतना उसमें फोकस नहीं करना है। मेन क्वेश्चन यूपीएससी यहीं से पूछता है, बायोलॉजी सेक्शन से ही पूछता है, राइट? और साथ में आपके जो बाकी चीजें होती है जैसे एनर्जी हो गया, राइट? और आपका जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया और आपका जो स्पेस हो गया, स्पेस सेक्टर हो गया, इसमें तो मेनली आपका जो चीजें आजकल न्यूज में चली हुई है, सिर्फ यही चीजें आती है साइंस टेक में, बाकी कुछ नहीं आएगा, राइट? बाकी कुछ नहीं आएगा। तो आप डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलिए बिल्कुल, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये तो आपको करना ही है, राइट? दिस इज माय गुरु दक्षिणा। और बाकी सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम चैनल को भी, वो भी आपने करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट? दिया हुआ है, सबसे ऊपर दिया हुआ है। बाकी दोस्तों मिलते हैं, और बाकी थोड़ा यार कमेंट में बताया करो कि कैसे मामला चल रहा है, ओके? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।